हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली बाइट्स। डेली बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीटेड मैथमेटिक्स का डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग का टॉपिक देखने वाले हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में दिया गया है। पहले के टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। उन्हें देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट सीटेड मैथ्स पेडागोजी में जा सकते हैं, जहाँ आपको ये सारे टॉपिक्स सीक्वेंस में मिलेंगे। आप सीटेड की प्रिपरेशन के लिए इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। सीटेड का ऑलमोस्ट टॉपिक सारे कवर कर चुके हैं, स्पेशली पेडागोजी के। और जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उन सभी में हमने देखा कि किस तरीके से हम बच्चों को इवैल्यूएट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, किस तरीके से हम उनका फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, किस तरीके से हम ऑब्जर्वेशन है या और सारी टूल्स एंड टेक्निक्स है जो इनफॉर्मल असेसमेंट में यूज करते हैं बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए। लेकिन साथ साथ हमने एक चीज और देखी थी, मेजर चीज जो अभी हम मिस कर रहे हैं। इन सभी टॉपिक्स में हमने कॉमन चीज देखी थी, वो थी कि हम इन सभी के बाद जब हम बच्चों को कंटिन्यूस इवैल्यूएट करते हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट उनका करते हैं या इनफॉर्मल असेसमेंट करते हैं टूल्स और टेक्निक्स को यूज करते हुए, तब हम ये इंश्योर करते हैं कि बच्चों की लर्निंग में जो कमी रह गई है या जो बच्चा सीख नहीं पाया है उसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए। अब वो इम्प्रूवमेंट किस तरीके से लाया जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस नहीं की थी। ये एक मेजर टॉपिक है जो हमने इन सभी वीडियोस में छोड़ दिया था, जो हम इस वीडियो में अब कवर करने वाले हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों को इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड होते हैं। मतलब जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं या फिर हम बच्चों को असेस कर रहे होते हैं या इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तब हम उस एरिया को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, एरर करते हैं या गलतियां करते हैं। जब हम ऐसे एरियाज को ढूंढते हैं तो हम वहां पे इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट लाने का क्या काम है, क्या होता है ये एक्चुअली में होता है कि उन एरियाज को फाइंड करना, उन प्रॉब्लम्स को फाइंड करना जहां बच्चों को डायग्नोस की जरूरत है। उन एरियाज में हमें बच्चों को डायग्नोस करने की जरूरत है। डायग्नोस मतलब क्या होता है? जैसे जब एक पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उस पेशेंट को देखकर, उसकी प्रॉब्लम देखकर, उसकी प्रॉब्लम का क्या रीजन है वो देखने की कोशिश करता है, तो वो डायग्नोस करता है पेशेंट को। उसी तरीके से टीचर भी जब बच्चा गलतियां करता है या उसे कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर उस प्रॉब्लम को डायग्नोस करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो उसको रेमेडीज देती हैं, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से डॉक्टर जब पेशेंट की बीमारी का पता लगा लेता है तो उसके बाद वो उसे दवाइयां देता है, रेमेडी देता है। उसी तरीके से टीचर भी जब बच्चे की प्रॉब्लम क्या है वो पता लगा लेती है तो उसके बाद वो उसे रेमेडी देती है, उपचार देती है कि उसकी जो प्रॉब्लम है उसे क्योर किया जा सके, उसे ठीक किया जा सके। ये होता है डायग्नोस और रेमेडी, और ये टीचिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और टीचर को ये ज़रूरी है कि वो इसे डायग्नोस को, रेमेडी को यूज़ करे, क्योंकि यही एक प्रोसेस है जिसको यूज़ करते हुए टीचर बच्चों की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट ला सकती है, जो हमने कई बार बात करी है पिछली वीडियोस में, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट में या फिर इनफॉर्मल यूज ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स है या ऑब्जर्वेशन है या कंटिन्यूस इवैल्यूएशन है। इन सभी में जिस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करी है, सपोर्ट करने की बात करी है बच्चों को, वो डायग्नोस होता है एक्चुअली में। और जब टीचर उसको हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो वो रेमेडी होता है। इस तरीके से डायग्नोस का क्या पर्पस है टीचिंग में, वो हम देख लेते हैं। टीचिंग में डायग्नोस करने के दो मेजर एस्पेक्ट्स देखे गए हैं। सबसे पहले ये डिटरमाइन करना कि जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं बच्चों के लिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, वो किस हद तक अचीव हुए हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव यानी कि जब हम ये डिसाइड करते हैं कि बच्चे को इस लेसन के बाद ये चीज सीख जाएगा या समझ जाएगा, वो होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। और वो किस हद तक अचीव हुए हैं ये डिटरमाइन करना डायग्नोस का काम है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो क्या चीज है जो ग्रोथ में, इंडिविजुअल ग्रोथ में इंटरफियर कर रही है, बाधा ला रही है, जिसके कारण बच्चा वो चीज सीख नहीं पा रहा है या वो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पा रहा है। ये होता है टीचिंग में डायग्नोस का एक काम। और जब टीचर डायग्नोस यूज करने लगती है क्लास में या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, तो वो जनरली क्या करती है, वो किस तरीके से बच्चों को डायग्नोस करती है। वो डायग्नोस करने के लिए कोई भी टूल या टेक्निक यूज कर सकती है। उसमें सिर्फ ये पता लगाना होता है कि बच्चों का कौन सा एरिया है जिसमें वो वीक है। अब वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कर सकती है या कोई टेस्ट के थ्रू भी कर सकती है या क्विज, गेम, पजल कुछ भी करवा सकती है। लेकिन ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है, क्विज है, पजल है, ये सारे एक अनऑथेंटिक एविडेंस प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हो सकता है कि गेम, पजल वगैरह करते वक्त बच्चा इतना ज्यादा गेम में इंक्लूड हो गया कि उसका ध्यान ही नहीं गया और उसने मिस्टेक कर दी, एरर कर दी। तो इसलिए एक ऑथेंटिक सोर्स निकालने के लिए या ऑथेंटिक मेथड निकालने के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया जाता है, जिसके जरिए टीचर एक ऑथेंटिक प्रूफ दे सकती है कि हाँ, बच्चे को एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा एरिया है जहाँ बच्चा वीक है और उसको वहाँ पे रेमेडी की जरूरत है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? एक ये इनफॉर्मल टेस्ट होता है
ये इनफॉर्मल टेस्ट क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे बच्चों को हम सिर्फ एनालाइज करते हैं, वो एरिया निकालते हैं जहाँ पे वो वीक होता है। यहाँ पे हम बच्चों को मार्क्स नहीं देते, इस टेस्ट के बेसिस से बच्चों को मार्क्स नहीं दिए जाते, ग्रेड नहीं दिए जाते। इसमें सिर्फ ये देखा जाता है कि बच्चा किस एरिया में कमजोर है। डायग्नोस्टिक टेस्ट एक इनफॉर्मल टेस्ट है जो टीचर कंडक्ट करती है एट द एंड ऑफ यूनिट और लेसन। किसी भी यूनिट या लेसन के खत्म होने के बाद जब टीचर टेस्ट कंडक्ट करती है, उसका पर्पस होता है ये पता लगाना कि बच्चों की लर्निंग गैप्स कहाँ पर है, अंडरस्टैंडिंग गैप्स कहाँ पर है, मतलब किस एरिया में या किस कंसेप्ट में बच्चा भी वीक रह गया है। इस चीज को एनालाइज करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। और ये एट द एंड ऑफ यूनिट क्यों बोला है? क्योंकि जब यूनिट खत्म हो जाएगी तभी टीचर डिटरमाइन कर पाएगी कि जो कंसेप्ट खत्म हो गया है उसमें बच्चा अभी कहाँ वीक है। अगर वो ड्यूरिंग द प्रोसेस करती है तो डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही क्लास में पता लगा सकती है कि बच्चा अभी किस क्वेश्चन पे वीक है या किस क्वेश्चन में वो स्ट्रांग है और किस तरीके से उसको हेल्प करनी है। लेकिन जब एट द एंड ऑफ यूनिट वो पता लगाती है तो वो यूनिट के वो सारे कंसेप्ट उस टेस्ट में इंक्लूड करती है जो उस यूनिट में बच्चे ने पढ़े होते हैं और जहाँ पे टीचर को ये एश्योरिटी करनी होती है कि बच्चा यहाँ पे वीक है या नहीं है। जब टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट एनालाइज करती है तो उन्हें एनालाइज करते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको उन्हें रेमेडियल टीचिंग देने की जरूरत है। क्या वो बेस्ट स्टूडेंट्स को रेमेडियल टीचिंग देंगी या फिर एवरेज स्टूडेंट्स को देंगी या जो बच्चे बहुत वीक हैं उस कंसेप्ट में उनको देंगी। ऑब्वियसली उन बच्चों को जो बहुत ज्यादा वीक हैं, जिनको वो कंसेप्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ऐसे बच्चों को वो रेमेडियल टीचिंग देंगी। तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पे और एरर्स आ रहे हैं, मतलब कि जो यूनिट बच्चों ने पढ़ी है उसके किस किस कंसेप्ट में बच्चों को दिक्कत आ रही है, वहां पे मिस्टेक्स कर रहे हैं या फिर एरर आ रहा है, उस एरिया को आइडेंटिफाई करना। जब टीचर उसे आइडेंटिफाई कर लेती है तो वो वहां पे रीजन फाइंड करने की कोशिश करती है कि यहाँ पे एरर क्यों आया होगा। ये डिफिकल्ट कंसेप्ट है इसलिए, या फिर इसका प्रीवियस कंसेप्ट है वो बच्चे नहीं समझ पाए इसलिए इस एरिया में उनको दिक्कत आ रही है। और जब रीजन पता चलेगा तभी वो डायग्नोस्टिक टेस्ट असल में सक्सेसफुल होगा और उसी के बेसिस पे फिर टीचर रेमेडियल टीचिंग क्लासेस दे पाएंगी बच्चों को। ये टॉपिक बहुत जरूरी है, इसके बेसिस पे अक्सर 2 क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इस टॉपिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.dalibytes.in पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको सीटेट के प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट और सैंपल पेपर्स मिलेंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करके अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं रेमेडियल टीचिंग पे। अब तक जो हमने बात करी थी वो थी डायग्नोस्टिक टेस्ट के, किस तरीके से टीचर एक टेस्ट के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि किस एरिया में उनके स्टूडेंट्स वीक हैं और कहाँ पे उनको हेल्प की या सपोर्ट की, गाइड की जरूरत है। उसके बाद जब वो एनालाइज कर लेती हैं तो उसके बाद वो एक प्लान बनाती हैं जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज, यानी कि जिन एरियाज में उनको डिफिकल्टीज होती हैं, वो द टीचर हैज टू प्लान फॉर रेमेडियल एक्टिविटीज। रेमेडियल टीचिंग को वो प्लान करना होता है, रेमेडियल टीचिंग प्लान करेंगी तभी वो लर्निंग डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में हेल्प कर पाएंगी बच्चों की। डायग्नोस करने के बाद टीचर एक प्लान बनाती है कि जो कमी बच्चों की आई उसे और इजी और बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए ताकि बच्चे उस डिफिकल्टी को ओवरकम कर सकें या उस कंसेप्ट को और अच्छे से बेहतर से तरीके से समझ सकें। तो जब टीचर रेमेडियल टीचिंग कर रही होती है तो उनकी कोशिश रहती है कि इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए या इस तरीके से वो प्रोसेसर बनाया जाए ताकि जो बच्चे ने पास्ट में एरर्स किए वो फ्यूचर में ना करे, फ्यूचर में उन एरर्स को करने से रोका जा सके। इस तरीके से रेमेडियल टीचिंग बच्चों को करवाई जाती है और इसी में रेमेडियल टीचिंग के दौरान ही बच्चे ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि उनकी कहाँ पे कमी है, उसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं और जो उनका मिसकंसेप्शन होता है उसे करेक्ट कर पाते हैं। रेमेडियल टीचिंग के दौरान ही बच्चा सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है कि उसकी कमी कहाँ रही, किस तरीके से रही और वो किस तरीके से उसे ठीक कर सकता है। रेमेडियल टीचिंग में इस तरीके से बच्चा भी खुद इन्वॉल्व होता है जब वो नॉर्मली क्लास में इन्वॉल्व नहीं होता। यहाँ पे टीचर बच्चे को उसकी गलतियां समझाने के साथ, उसकी गलतियां ठीक करवाने के साथ साथ उसे समझाती भी है कि वो किस तरीके से अपनी मिस्टेक्स को डिटेक्ट कर सकता है और उन्हें करेक्ट कर सकता है। इसके नेचर्स देख लेते हैं एक बार, रेमेडियल टीचिंग के क्या नेचर है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। तो सबसे पहले है इंडिविजुअलाइज्ड इन नेचर। रेमेडियल टीचिंग इंडिविजुअलाइज्ड है, मतलब कि टीचर एक एक बच्चे पर यहाँ पे ध्यान देते हुए बच्चों को पढ़ाती है। वैसे तो नॉर्मल क्लास में भी टीचर पूरी कोशिश करती है कि वो हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए पढ़ाए, हर बच्चे पे वो फोकस करे जब वो पढ़ा रही हो, लेकिन यहाँ पे टीचर का ये अटेंशन ज्यादा बढ़ जाता है।
टीचर यहाँ उन 10, 12, 15 बच्चों पर जो अलग से रेमेडियल टीचिंग ले रहे होते हैं, रेमेडियल क्लास ले रहे होते हैं, उन पर और ज़्यादा फोकस करते हुए उनको और ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन देते हुए पढ़ाती है। यहाँ पे टीचर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अल्टरनेटिव एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड करती है। अब टीचर अगर उसे ट्रेडिशनल मेथड में या जो मेथड बच्चों के साथ जो पहले अडॉप्ट कर चुकी है उसी को यूज़ करके पढ़ाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक बार मेथड यूज़ हो चुका है, बच्चों को उससे कोई फ़ायदा नहीं लगा। इसलिए टीचर यहाँ पे अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ करती हैं या अल्टरनेटिव एक्सपीरियंस बच्चों को देती है ताकि जो लर्निंग के गैप्स उनके बने हैं वो खत्म किए जा सके, रिड्यूस किए जा सके। थर्ड पॉइंट है कि बच्चों को पढ़ाते वक्त टीचर बच्चों का जो लर्निंग स्टाइल होता है, जिस वे में बच्चा सीखता है, समझता है, उसको यूज़ करते हुए पढ़ाती है। अगर एक्टिविटी करके करना पसंद है तो वो एक्टिविटी के ज़रिए पढ़ाती है। नेक्स्ट इज मोर मटेरियल इंटेंसिव, यानी कि यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए मटेरियल टीचर यूज़ करती है, ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक के अलावा यहाँ पे यूज़ करेगी, क्योंकि टेक्स्ट बुक अगर यूज़ करना होता तो उसका पहले ही फ़ायदा हो जाता। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक यूज़ नहीं करेगी टीचर। टेक्स्ट बुक के अलावा जो मटेरियल होगा वो और इंटेंसिव होगा और गहरा होगा और गहनशील होगा, कि बच्चों को जो कंसेप्ट्स रह जाते हैं, बीच में जो गैप्स रह जाते हैं, उसको कवर किया जा सके, उसको और बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए या और डीप में जाकर बच्चे को पढ़ाया जाए, ताकि जो कंसेप्ट की मिस्टेक्स आती हैं बच्चों की वो ना आए। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेड इन स्टेप वाइज। जब टीचर कंसेप्ट पढ़ा रही है तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग से उस कंसेप्ट को पढ़ाना शुरू करती है, ताकि जहाँ कमी रह जाती है बच्चों की, जो स्टेप बच्चों को समझ नहीं आता है या फिर जिस स्टेप में बच्चे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, वो रिड्यूस किया जा सके, रिमूव किया जा सके। इसलिए कोई भी कंसेप्ट जब टीचर रेमेडियल टीचिंग में लेती है तो उसको वो बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ाना शुरू करती है। इस तरीके से डायग्नोस करते हुए बच्चे को टीचर उसको रेमेडियल टीचिंग दे सकती है, ताकि जो लर्निंग गैप्स आते हैं उसको खत्म किया जा सके। और इसलिए बार बार जब हमने फॉर्मेटिव असेसमेंट या कंटिन्यूस इवैल्यूएशन देखा था तो हमने वहाँ पे ये देखा था कि बच्चों को इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप दिया जाए। तो यही एक्चुअल में वो चीज़ है जहाँ पे बच्चों को इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलता है। रेमेडियल टीचिंग ही एक ऐसी टीचिंग है जहाँ बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए जगह या समय दिया जाता है, कि बच्चे की जो कमी रह जाती है वो बच्चा यहाँ पे इम्प्रूव कर सके। ये होता है एक्चुअली में रेमेडियल टीचिंग, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में हर जगह मिस किया था, लेकिन इसको वहाँ पे फिट करने की जरूरत थी। और वहाँ पे हमने फिट नहीं किया था, वहाँ पे हमने सिर्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे इसको सीखा था। और वो एक्चुअल में इम्प्रूवमेंट कैसे आता है, वो इस तरीके से आता है, पहले से डायग्नोस किया जाता है, फिर उसके बेसिस पे टीचिंग दी जाती है और इसके बाद फिर एंड में इवेल्युएशन किया जाता है बच्चों का। जब बच्चा उसमें निपुण हो जाता है या जो कमियां उसकी होती है वो ठीक हो जाती है, उसके बाद उसको इवेल्युएट किया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे। इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।